Okay, guys, we have already talked about the producers and the consumers. Okay, now moving ahead. So imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fishes and the plants have died. अब समझो एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास सपोज एक्वेरियम है और अगर उसमें जो फिशेस हैं वो मर जाती हैं और आप उसको क्लीन नहीं करते हैं, एंड यू हैव एवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाइज. आपने देखा है क्या होता है? तो होता ये है बच्चों कि जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल्स होता है वो डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो बाय एक्टिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. And these microorganisms are known as the decomposers, as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and used up once more by the plants. But whatever we have the living organisms, they are plants, they are animals, whatever type of the animals, when they die, the decomposers act on them and this organic material is decomposed into inorganic material. मतलब जो लिविंग थिंग में जो कुछ भी था, जो ऑर्गेनिक मटेरियल था, उसको डिकम्पोज कर देंगे और डिकम्पोज करने के बाद होगा ये कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में सॉइल में वापस आ जाएगा. अब जो सॉइल में वापस आया है उस सॉइल में से फिर प्लांट में अगेन इट इज़ रिसाइकल्ड. आपने देखा कि प्लांट में से फिर सॉइल में से फिर वो प्लांट में जाएगा, प्लांट में से एनिमल में जाएगा, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है. और ये साइकिल्स के बारे में आपको पता ही है, आप 9th में ये पढ़ कर आए हैं. सो नाउ व्हाट विल हैपन्स टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस. अब आप समझो कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते और ये डिकम्पोजिंग का प्रोसेस नहीं होता तो अर्थ जिसके ऊपर लाखों करोड़ों साल से जो लाइफ हैं वो सभी कभी ना कभी डेड हुए होंगे, और अगर उनका डिकम्पोज नहीं हुआ होगा तो आप समझ सकते हो कि क्या होता. चारों ओर डेड डिकेइंग एनिमल्स के डेड बॉडीज़ होते हैं. और सेकंड थिंग कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, क्योंकि वो तो न्यूट्रिएंट्स वापस आते थे बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट्स. लेकिन जब वो डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर तो आप देख पाएंगे कि आपके पास ना तो न्यूट्रिएंट्स होंगे और चारों ओर डिकेइंग डेड मटेरियल होगा. सो गाइज, नाउ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, फूड चेन एंड फूड वेब्स. We have formed a series of organisms feeding on one another. हमने देखा कि एक एनिमल के ऊपर दूसरा, या तो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग होता है फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स. एंड दिस सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन. और इसी से फूड चेन बनती है. फूड चेन समझो क्या होता है? एक चेन है, एक के ऊपर दूसरा, ऊपर दूसरे पर तीसरा डिपेंडेंट होता है फॉर फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, और उसी को हम कहते हैं फूड चेन. तो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. हर एक स्टेप या तो हर एक लेवल फूड चेन का, जिसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स के लेवल. सो द ऑर्डर ऑफ और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ द ट्रॉफिक लेवल. जो ट्रॉफिक लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल का जो सबसे पहला जो स्टेप है वो बना है ग्रीन प्लांट से. या तो आप उसको प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, या तो आप उसको ट्रॉप्स भी कह सकते हैं. ये वही ऑर्गेनिज्म है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में फिक्स कर सकते हैं, और वही केमिकल एनर्जी फिर आगे एनिमल्स के अंदर जाएगी. सो दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हीटरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स. द herbivores और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकंड लेवल. तो जैसे आपने देखा कि भाई जो भी herbivores लाइक डियर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गाय भैंस ले लो, ये सब जो हैं वो सीधा ग्रास खाते हैं, तो दे आर नोन एज द कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है. या तो ये सेकंड स्टेज पे आएंगे. तो फर्स्ट स्टेज पे आए हमारे ग्रीन प्लांट्स, सेकंड पे आए अपने ये हर्बीवोर्स, और इस हर्बीवोर्स के ऊपर आएंगे स्मॉल कार्निवोर्स, या तो आप उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, स्मॉल कार्निवोर्स, और उनके ऊपर आते हैं
थर्ड या तो लार्जर कार्निवर्स, ये हमारे होंगे लार्जर कार्निवर्स। लार्जर कार्निवर्स मतलब वो जो सबसे ऊपर रहते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो फोर्थ स्टेप बनाते हैं। तो अब देख लिया आपने, सबसे नीचे आते हैं फर्स्ट लेवल पे प्लांट्स, सेकंड पे हर्बीवोर्स, थर्ड के ऊपर स्मॉल कार्निवर्स और फोर्थ के ऊपर टेरिटरी कार्निवर्स या तो लार्ज कार्निवर्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप, दूसरे के ऊपर तीसरा स्टेप होता है और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो वी नो दैट द फूड वी ईट्स एक्ट्स एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। अब आपको पता है कि हम जो भी काम करते हैं वो काम जो होगा वो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किसके लिए, किस में से मिलती है, फूड में से। Thus, the interactions among the various components of the environment involves flow of energy from one component to the system to the another। मतलब यहाँ पर आप देखें, ये जो ट्रॉफिक लेवल्स की हमने बात करी, हमने कहा कि भाई ये फर्स्ट के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, ये जो होते हैं तो वो मेनली क्या करते हैं। तो जब फर्स्ट के ऊपर सेकंड अवेलेबल होता है तो सेकंड को फर्स्ट में से एनर्जी मिलती है, जबकि थर्ड को सेकंड में से और फोर्थ को थर्ड में से एनर्जी मिलती है, और फोर्थ में से फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब उनको डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोज कर देंगे। तो यू कैन सी हियर द फ्लो ऑफ एनर्जी एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो ऑटोट्रॉप्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, ग्रीन प्लांट्स थे, ये क्या करते हैं, तो जो भी सनलाइट है उसको कैप्चर करते हैं और उसमें से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। एंड द एनर्जी, ये जो ही केमिकल एनर्जी जो उनके अंदर है, ये वही एनर्जी है जो आके जाके सारे ऑर्गेनिज्म के काम में आएगी। तो दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो जितने लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म, इन सब के लिए इसमें से एनर्जी आएगी। एंड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हीटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। तो ये ऑटोट्रॉप्स में जो एनर्जी थी वो आगे जाकर सेकेंडरी, मतलब कि कंज्यूमर्स में से डिकम्पोजर्स में, कंज्यूमर्स तीनों आ जाएंगे, हर्बीवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स एंड लार्जर कार्निवोर्स, एंड लास्ट में आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। So however we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again। अब आप समझो कि जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, आपने देखा कि ग्रीन प्लांट में से हर्बीवर्स में से कार्निवर्स में, जब ये प्रोसेस होती है तब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज़ यूटिलाइज बाय दैट ऑर्गेनिज्म। आप समझो कि प्लांट में से हर्बीवर्स में गई, लेकिन प्लांट की सारी एनर्जी हर्बीवर्स में नहीं गई हुई, प्लांट ने जितनी प्रोड्यूस की है उसमें से उसने यूटिलाइज भी करी होगी फॉर देयर सस्टेनेंस। तो जब वो अपनी एनर्जी यूज़ कर लेता है तो सारी की सारी एनर्जी आगे नहीं जाती है, और उसमें आगे नेक्स्ट स्टेप में जब जाएगी तभी यही होगा। तो हर स्टेप के ऊपर एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लॉस्ट ऑफ एनर्जी। So this some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again, and the flow of energy between the various components of the environment has been extensively studied, and it has been found that we have to discuss about these steps। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो एनर्जी हैं जो आगे जाती हैं उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। तो जितनी एनर्जी, समझना, जितनी सनलाइट ग्रीन प्लांट्स के ऊपर गिरती है उसमें से ग्रीन प्लांट 1% ओनली कैन एब्जॉर्ब, उसमें से वो 1% को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वही 1% जो होती है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे के एनिमल्स के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट, and some amount of goes into the digestion and doing work, and the rest goes towards the growth and reproduction. As average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers। अब आप समझना कि जितनी कई ग्रीन प्लांट्स ने जो एनर्जी प्रोड्यूस करी थी तो उसने यूटिलाइज़ करी होगी, बट ऑब्वियसली, और जब वो यूटिलाइज़ करते हैं तो सारी की सारी जो है वो हर्बीवर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी, ग्रीन प्लांट्स ने कुछ एनर्जी यूटिलाइज कर दी, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 10% एनर्जी जो है वो बचती है, ऑन एन एवरेज 10% एनर्जी।
मतलब जितनी एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में है उसमें से 10% एनर्जी ही हर्बीवर्स में जाएगी, क्योंकि हर्बीवर्स अब वो भी अपना यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो भी इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर रिप्रोडक्शन, फॉर देयर डेली एक्टिविटी। तो जब आगे एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो 10% ही होगी, मतलब जितनी एनर्जी उनको ग्रीन प्लांट में से मिली है उसमें से 10% आगे जाएगी, बाकी के 90% वो यूटिलाइज करेंगे। So therefore 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present in each step and reaches the next level of consumer। तो जितने आपके पास यहाँ पर लेवल्स हैं, प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स, हायर कार्निवोर्स, तो हर स्टेप में यहाँ पर 10% का लॉस, 10% एनर्जी ही आगे बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हो 1% थी, 1% में से 10% आगे जाएगी, उसका 10% आगे जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल तक, हायर लेवल तक आते आते बहुत कम एनर्जी बचती है। सिंस सो लिटल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो आगे वाले ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत कम बचती है। इसीलिए ये जो आपके ट्रॉफिक लेवल होंगे उनके ज़्यादा स्टेप्स पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। तो 3-4 स्टेप में ही ये एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ग्रीन प्लांट्स में 1% आई, उसका 10%, 1% का 10% आगे जाएगा तो 0.1%, उसमें से 10% आगे जाएगा, मतलब हर बार 10% कम करते करते जो हायर लेवल में एनर्जी आती है वो बहुत कम आती है, जिसकी वजह से आगे इसको रन करने के लिए इतनी एनर्जी बचती नहीं, जिसको हम कहते हैं जो ट्रॉफिक लेवल जिसको हम कहते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा नहीं बन सकेंगे, 3-4 में ये ख़त्म हो जाता है। So there are generally a greater number of individual at the lower trophic levels of an ecosystem। अब आप बात समझो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो एनर्जी को लेकर आने वाले हैं, और फिर उसके ऊपर जो होंगे हर्बीवर्स वो उनसे कम होंगे, उनके ऊपर जो कार्निवर्स होंगे उनसे कम होंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है ऊपर आते आते कम होती जाती है, तो ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म भी कम होते जाएंगे। इसलिए द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ दी हर्बीवर्स प्लांट्स विल बी देयर, सबसे ज़्यादा प्लांट्स अवेलेबल होंगे, उसके ऊपर प्रोड्यूसर उसके ऊपर कंज्यूमर्स में हर्बीवर्स कम होंगे, उसके ऊपर स्मॉल कार्निवर्स उससे कम होंगे। इस तरह से नंबर जो है आप देखो, जैसे फॉरेस्ट देख लो तो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्लांट्स होंगे, फिर उससे कम होंगे डियर्स फॉर एग्जांपल, फिर उससे कम होंगे हाइनास या फॉक्स जो भी ले लो आप, और उनसे कम होंगे लायन या टाइगर या लेपर्ड। इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। सपोज़ कि आपने बोला कि सर डियर अगर ज़्यादा कर दे तो ज़्यादा डियर होंगे तो भी प्लांट, ज़्यादा डियर है और प्लांट कम है तो डियर जो है सारे प्लांट खा जाएंगे, और फिर भी उनको खाना कम पड़ेगा, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर आएंगे तो फिर उसके ऊपर वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं कार्निवोर्स वो भी मर जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है कि भाई जो सबसे नीचे होगा वो ज़्यादा होगा और फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई 50 शेर होंगे और 10 हिरन होंगे, ये होगा कि 50 हिरन होंगे और 10 शेर होंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल कम होता जाएगा और नंबर्स ऑफ कंज्यूमर जो है वो भी डिक्रीज़ होते जाते हैं। So the length and the complexity of food chain is vary greatly. And each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism, which in turn are eaten by several other organism। तो जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है, लाइक दिस, एक के ऊपर एक इस तरह से। लेकिन रियल में देखा जाए तो ये फूड चेन है जिसके हमें एक्सप्लेन करना था, समझ लिया, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि फूड चेन का ही फॉर्मेशन होगा। एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों, फूड वेब होगी, क्योंकि एक को खाने वाले अनेक हैं और उस अनेक के ऊपर और अनेक होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें से कोई एक देख लो, जैसे ग्रास है तो ग्रास को खाने वाले सिर्फ चूहे होंगे, नहीं, ग्रासोफर भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है, खरगोश भी खा सकता है, नंबर्स ऑफ होंगे, और उनको खाने वाले भी नंबर्स ऑफ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से फूड चेन नहीं होती है, फूड वेब होती है। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web। तो फूड चेन की जगह पर फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। So from the energy flow diagram, two things become clear। First one is the flow of energy is unidirectional। यूनिडायरेक्शनल मतलब एनर्जी जो है वो एक में से दूसरे ट्रांसफर में होगी, लेकिन वो दूसरे में से पहले में कभी नहीं आएगी। प्लांट में से वो एनर्जी जाएगी हर्बीवर्स में, हर्बीवर्स में से जाएगी कार्निवर्स में, लेकिन कार्निवर्स में से हर्बीवर्स में नहीं आएगी,
और उसी तरह से हर्बीवर्स में से प्लांट में भी नहीं आएगी। एंड द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सन और इवन सो, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी एक बार जो आगे बढ़ गई वो वापस नहीं आती है। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। तो गाइज़ ये था हमारा फूड चेन, बाकी का पोर्शन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।